गगन जयपुर के पास के गांव में अपनी बूढ़ी माता के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। गगन बोला, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कहा, बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लौटाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना यह घर खाली करना होगा। गगन बोला, माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम तुम फिक्र मत करो। गगन परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल जाता है। तभी घूमते हुए उसकी नज़र एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद जयपुर शहर में मूर्तियों का एक एग्जीबिशन होने वाला था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। गगन बोला, देखिए सर, यह मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। करण बोला, जो कि एग्जीबिशन का होस्ट था, और तुम्हें लगता है यह मूर्ति एग्जीबिशन में रखने लायक है? गगन ने कहा, पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? करण ने कहा, कमी? गगन, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। गगन बोला, सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। करण ने कहा, इसे मेहनत नहीं कहते गगन। यह मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहाँ से। गगन की आंखें भर आई। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वह बहुत दुखी हो गया। गगन ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद करण खुद से ही बात करने लगता है। करण बोला, सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी, और मुझसे आगे तो तुम कभी निकल नहीं सकते। गगन रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था, वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? गगन बोला, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलटकर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वह ऐसे कैसे उसे फेंक सकता है? गगन बोला, चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। हाँ। गगन ऐसे ही इस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर यहाँ आया होता है, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गगन बहुत थक गया होता है, इसलिए वहीं बेंच पर पेट लगाकर एक झपकी लेने लगता है। गगन काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है। गगन बोला, कौन कौन है? पर वहां कोई होता ही नहीं। अचानक गगन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। गगन बोला, यह मूर्ति तो टूट गई थी, यह वापस ठीक कैसे हो गई? वह मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। गगन बोला, यह तो सच में पूरी हो गई, पर यह हुआ कैसे?
ये तो पूरी टूट गई थी। गगन अच्छे से ऊपर से नीचे तक आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। गगन बोला, ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। गगन खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। गगन बोला, कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता जो आज यहाँ रुक जाता हूँ। सुबह होते ही चला जाऊंगा। गगन उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आता है तो हैरान रह जाता है। गगन बोला, मेरी मूर्ति कहाँ गई? यहीं तो थी मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति। गगन वहीं खाने का सामान रखकर आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नज़र पार्क के गेट पर चली जाती है, जहां मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। गगन बोला, कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? औरत बोली, ये आपकी मूर्ति है। गगन ने कहा, हाँ, यह मूर्ति मेरी है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। औरत बोली, नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। गगन बोला, झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए, यह मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। औरत बोली, पर मैंने तो इसे यहीं देखा। गगन उसे घूरने लगता है। गगन बोला, भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई इसे यहाँ लाया ही होगा ना। मधु बोली, मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है, आपने खुद बनाई है। गगन बोला, हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मधु बोली, मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये, ऐसी और भी होगी, आप इसे एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? गगन बोला, कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के राज हैं और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। मधु बोली, अरे इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो, तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। गगन बोला, हुनरमंद होने का क्या फ़ायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? मधु बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। गगन बोला, कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन हैं आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। मधु बोली, मैं एक मूर्तिकार हूँ, सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में गगन की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को गगन का नाम नहीं पता होता, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब गगन की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई है। गगन खुश होकर देख रहा था। सबसे ज़्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बहुत खुशी होती है। करण ये सब देखकर उसके पास आता है। करण बोला, तुमसे कहा था ना तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? गगन बोला, आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी दी। करण बोला, मधु ये कौन है? गगन बोला, एक मूर्तिकार है, यहाँ एग्जीबिशन में है वो, शायद उनकी भी मूर्ति यहाँ होगी। करण बोला, यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। गगन उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वह इधर उधर देखता है पर मधु उसे कहीं नहीं दिखती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिलती। गगन बोला, यह सब क्या हो रहा है?
मधु नाम की कोई इंसान नहीं, फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई। गगन परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख गगन को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आ जाता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। गगन सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। गगन बोला, इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है, ये तो चमत्कार है। गगन खुश हो जाता है। इतने में एक आदमी उसके पास आता है। आदमी बोला, सुनिए, मेरा नाम यश है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद है। गगन ने कहा, माफ कीजिएगा, यह मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। आदमी बोला, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। गगन बोला, जी। आदमी ने कहा, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। गगन बोला, हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। गगन को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं, पर गगन नहीं मानता। तो वहाँ खड़े कई लोगों ने खुद उसे मूर्ति बनाने को कहा था और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। गगन ने खुश होकर सबको हाँ बोल दिया। जब वह प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है तो वहाँ दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आदमी बोला, सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक कल्चरल एग्जीबिशन होने वाला है, क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर प्लीज़ मना मत कीजिएगा। गगन बोला, जी जरूर, मैं यह काम जरूर करूँगा। उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसकी मूर्ति ने किया है। वो लोग 2 लाख रुपए एडवांस भी देते हैं, जिससे गगन जमींदार के पैसे चुका देता है। गगन की बनाई मूर्ति इस एग्जीबिशन में सबसे महंगी बिकी और गगन जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई तिलिस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। उसने आज तक उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे करोड़ रुपए की ऑफर क्यों ना की हो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।